थ्रो बैक टू लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा कि भाई सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट हर वो डॉक्यूमेंट जो कि हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे पास कितने हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। एक हमारे पास इनवॉइस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, चेक काउंटर फाइल, बैंक स्टेटमेंट एंड पेरोल या पे स्लिप। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई डिस्काउंट्स क्या होते हैं। डिस्काउंट्स होते हैं रिडक्शन या पेमेंट इज कॉल्ड डिस्काउंट। आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो प्राइस है, उसके ऊपर कोई भी रिडक्शन आएगी। जो भी आप पेमेंट अपने सप्लायर को दो या आपको कस्टमर दे और आप उसके अंदर पेमेंट के अंदर रिडक्शन करो, वो रिडक्शन कहलाएगी आपकी डिस्काउंट। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होते हैं। ये दो चीजें हम लोगों ने देखी। आज की क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सोल ट्रेडर का। क्या है क्या नहीं है वो हम सब देखते हैं। सबसे पहले हम इसके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल ये बोल रहा है कि भाई आप डिफाइन करो कि सोल ट्रेडर होता क्या है। सोल ट्रेडर क्या होता है भाई, हम लोगों ने ये पहले भी देखा कि सोल ट्रेडर होता क्या है, करता क्या है। ये चीज हम लोगों ने पहले भी देखी। ये a single owner of any business who bears all the risks faced by the business। क्या मतलब हुआ भाई इस बात का कि किसी भी बिजनेस का एक सिंगल ओनर, एक अकेला बंदा जो पूरा का पूरा बिजनेस चला रहा है और सारी की सारी चीजों खुद बेयर कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है। तो इस पे आप क्या लिखोगे? भाई आप इस पे लिखोगे a sole trader is a single owner of a business। यानी कि ये होता है एक सिंगल ओनर किसका, बिजनेस का, who bears all the risk। यानी कि एक अकेला बंदा जो कि एक बिजनेस को ऑन कर रहा है और सारा का सारा रिस्क खुद बेयर कर रहा है। साथ ही साथ क्या करता है? वो ऑपरेट्स ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि एक तो वो खुद रिस्क बेयर कर रहा है, खुद ऑन कर रहा है, और साथ में बिजनेस की सारी एक्टिविटीज ऑपरेट कर रहा है। सही है, ये बात हुई। साथ ही साथ इसके अंदर एक पॉइंट हो रहेगा, क्या आएगा कि भाई एंड कीप्स ऑल द प्रॉफिट बाय हिमसेल्फ। यानी कि सारा का सारा प्रॉफिट वो खुद रख लेता है। क्या बात की हम लोगों ने कि भाई एक सोल ट्रेडर जो कि एक सिंगल ओनर ऑफ अ बिजनेस है, जो कि सारा का सारा रिस्क खुद लेता है। क्या करता है फिर इसके बाद? ऑपरेट करता है खुद से पूरी की पूरी बिजनेस की एक्टिविटीज को। साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट उसको मिलता है वो अपने लिए रख लेता है। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद अगले चीज की तरफ। भाई यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप दो एडवांटेज बताओ और दो डिसएडवांटेज बताओ किसकी,
आप बताओ सोल ट्रेडर की। पहली एडवांटेज क्या है भाई आपके पास? ऊपर से उठाए हम लोग एडवांटेज। एडवांटेज आ सकती है। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। किसी के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करना, जो हुआ है जो कमाया अपना है, किसी को देने का नहीं है। ना कमाओ, अपने पास रखो। सही। इसके बाद एक खास बेनिफिट हम डाल सकते हैं कि भाई अगर सिंगल ओनर है, सोल ट्रेडर है, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज खुद से ऑपरेट कर रहा है। यही बात की थी हम लोगों ने। खुद से ही ऑपरेट कर रहा है बिजनेस की सारी एक्टिविटीज, यानी कि कस्टमर को भी खुद डील कर रहा है। यानी कि पर्सनल सर्विस तो कस्टमर। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई ये पर्सनल सर्विस दे रहा है कस्टमर को, खुद से खड़ा हुआ है और खुद से सारे काम कर रहा है। कस्टमर को खुद डील कर रहा है। अब जब कस्टमर को एक बंदा खुद डील कर रहा है, एक बिजनेस को डील कर रहा है, तो देयर माइट बी अ चांस कि उसके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छे बने। और एक बिजनेस के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत जरूरी ये है कि उसका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। उसको पता हो कि उसका कस्टमर क्या है और कस्टमर डिमांड क्या कर रहा है। उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम डिसएडवांटेज की तरफ आ जाए, तो भाई सबसे पहली बात, सारा रिस्क खुद बेयर कर रहा है। इट मींस, और साथ में प्रॉफिट जब खुद रख रहा है, सो क्या बात हुई? तो ये बात ये हुई कि भाई जब खुद प्रॉफिट रख रहा है तो यानी कि लॉस भी खुद बेयर कर रहा है। इट मींस, एक बात ये हुई। दूसरी बात, एक तो हो गया कि भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट एडवांटेज हो गया, लेकिन शेयर ऑफ लॉस भी नहीं है। सो ये एक हुआ डिसएडवांटेज। वहीं दूसरी तरफ एक और डिसएडवांटेज ये हुआ कि भाई अकेला बंदा है, कितनी इन्वेस्टमेंट कर लेगा? हद मार के 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा कितनी कर लेगा? एक लिमिट होती है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। विच मीन्स के भाई अगर आप सोल ट्रेडर पे वर्किंग कर रहे हो, सो यू हैव लिमिटेड कैपिटल। कैपिटल क्या होता है कि भाई ओनर ने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया, ऑनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है बिजनेस के अंदर। अब इस केस में भाई यहाँ पे आपका लिमिटेड कैपिटल है। यानी एक स्पेसिफिक टाइम आएगा कि भाई आप बोलोगे कि मैं इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता, इसके बाद मैं जीरो हूं। तो ये होती है हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्या हुई हमारे पास? प्रॉफिट एडवांटेज के अंदर नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, किसी के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करना, खुद मेहनत की, खुद कमाए, खुद का है सब। वहीं दूसरी तरफ पर्सनल सर्विस टू कस्टमर से फायदा ये होता है कि भाई आप कस्टमर को जान सकते हो कि कस्टमर मांगता क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर क्या चीज चाह रहा है बिजनेस से। सही। इसके बाद आपने देखा कि भाई डिसएडवांटेज क्या है कि आप जब प्रॉफिट आपका खुद का है, तो यानी कि लॉस भी आपका खुद का है, लॉस में भी आपका कोई साथ देने नहीं आएगा।
उसी तरह आपके पास दूसरी चीज का लिमिटेड कैपिटल, एक लिमिट सेट है, अकेला बंदा इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, इट मींस लिमिटेड कैपिटल। अगला सवाल हमारा है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। यानी कि इनकम स्टेटमेंट बोलो या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलो, एक ही बात ही अपन हम लोगों ने की थी डिस्कस। कब की चाहिए? 31 दिसंबर 2024। अब आ जाओ उसके ट्रायल बैलेंस। क्या बोल रहे हैं? अली इज अ सोल ट्रेडर हु owns स्टेशनरी बिजनेस, द फॉलोइंग बैलेंस और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑन 31 दिसंबर 2024। यानी कि ये जो भी दिया हुआ है डेटा, ये सारा का सारा टिल द डेट 31 दिसंबर 2024 है, यानी कि 2024 की बात हो रही है। सही? क्या बात कर रहे हैं? अब ये देखो, कैपिटल 30,000, ड्राइंग्स 5,000, बैंक्स 4,200, ट्रेड रिसीवेबल 3,500, ट्रेड पेएबल्स 2,800, इन्वेंट्री 6,000। अब यहाँ पे ये देखो, डेट दी हुई है, किस डेट की है? 1 जनवरी 2024। यानी कि ये है हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ भी इन्वेंट्री दी हुई है, लेकिन कौन सी डेट पे दी हुई है? 31 दिसंबर 2024। यानी कि ये हमारे पास है क्लोजिंग। ठीक है। क्या है हमारे पास? क्लोजिंग 7,500। इसके बाद रेवेन्यू की बात की, रेवेन्यू हमारे पास 40,000। रेवेन्यू बोलो या सेल्स बोलो, बात एक ही है। परचेजेस की बात हुई तो परचेजेस हम लोगों ने की है 20,000 की। कैरेज इनवर्ट्स 600, रेंट एक्सपेंस 2,000, सैलरीज 8,000, ऑफिस इक्विपमेंट 12,000, accumulated depreciation of equipment 4,000, and expenses electricity 1,200। सही। अब आ जाओ, हम सॉल्व करते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम किस तरह सॉल्व करते थे कि भाई हम रेवेन्यू में से सेल्स रिटर्न को माइनस करते थे, जिससे हमारे पास नेट सेल्स आ जाती थी। नेट सेल्स के अंदर से कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आप माइनस करोगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप, अगर कोई अदर इनकम आ रही है तो उसको ऐड करके एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। यह फॉर्मेट था हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सबसे पहले हम लोगों को डालनी है अपनी सेल्स। सबसे पहले हमें डालनी है सेल्स। ठीक है। तो हम लोग, रेवेन्यू हमारा कितना था? ये रहा, 40,000। 40,000 का हमारा रेवेन्यू हुआ। इसके बाद आप देखो कि आपकी कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं है। थ्रू आउट द क्वेश्चन कोई सेल्स रिटर्न नहीं है। इट मीन्स अब हम सीधा सीधा माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब यहाँ हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स को। ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या था कि भाई हम करते थे अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर से हमारी सेल्स को, ये रहा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट। क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर परचेजेस को ऐड करके, क्रेडिट इनवर्ट्स को ऐड करके परचेज रिटर्न और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो जाती थी। सही। ये फॉर्मेट है, ये याद रखो। और अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
सबसे पहले हम करेंगे अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कितनी दी हुई थी सवाल में? ये 6000। देखो, हमेशा याद रखो, जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर यानी कि ये वाले कॉलम के अंदर आप तब चीजें लिखो जब आपको कैलकुलेशन करनी हो। जब बात कॉस्ट ऑफ सेल्स की आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर क्या करेंगे हम? ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ट्स, इसके बाद हमारी परचेज रिटर्न और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सारी चीजों की कैलकुलेशन होगी। यानी कि जो भी आएगा यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे। सही। तो अभी जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है 6000 की, वो हम यहाँ लिखते हैं। इसके बाद हमारी परचेजेस को हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। परचेजेस हमारी थी समवेयर अराउंड 20,000। सही। अब सवाल में चेक करो कैरेज इनवर्ट से। सो यस, सवाल में हमें कैरेज इनवर्ट्स दिया हुआ है 600। सो ये भी परचेज इसके अंदर ऐड होगा। कैरेज इनवर्ट जब हम ऐड कर दिया, देखो, कैरेज इनवर्ट्स क्या है? कैरेज इनवर्ट्स हर वो कॉस्ट जो सप्लायर के पास से आप तक, आपका जो भी आपने गुड्स मंगवाई है, वो आप तक पहुंचने में जो भी कॉस्ट लगी, वो कैरेज इनवर्ट्स कहलाएगी। यानी आप इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कह सकते हो। लेकिन आपकी ये एक्सपेंस नहीं होगी, ये आपकी होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट की कोई सेलिंग प्राइस सेट करोगे तो उसमें आप इस कॉस्ट को भी ऐड करोगे। सो हमारा कैरेज इनवर्ट इस वक्त था 600। इसके बाद हमारी कोई परचेज रिटर्न आई गेस नहीं है। ओके। सो परचेज रिटर्न हमारी नहीं है, सो हम डालेंगे अब क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि है 7,500। अच्छा, एक चीज याद रखना कि अकाउंटिंग के अंदर कभी भी नेगेटिव का साइन माइनस नहीं होता, उसकी जगह आप बनाते हो ब्रैकेट। है। सो यहाँ पे आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 7,500। अब आप यहाँ पे इसकी टोटल कैलकुलेशन करोगे, जो भी बनेगी वो आप यहाँ पे ले आओगे। यानी कि टोटल बनी 26,600, ये आपकी समवेयर अराउंड बनी 19,100। सही है। ये 19,100 कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो कि रेवेन्यू के अंदर से माइनस होगी। तो यहाँ पे आप लगाओगे ब्रैकेट और आप निकालोगे यहाँ पे अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अब 40,000 में से 19,100 माइनस हुआ, सो ये हमारे पास बचा 20,900। ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब अपने सवाल में चेक करो कि आपकी कोई अदर इनकम तो नहीं है। नहीं, थ्रू आउट द क्वेश्चन कोई अदर इनकम हमें शो नहीं हो रही। सो अब हम करेंगे हमारे एक और चीज, जो कि है हम अपने इसमें से माइनस करेंगे अपने एक्सपेंसेस।
सबसे पहले एक्सपेंस, जो कि हमें शो हो रहा है, रेंट एक्सपेंस एक होगा। दूसरा, सैलरीज, ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन है, लेकिन ये है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, इस साल की हमें निकालनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब आ जाओ एडजस्टमेंट की तरफ। पहली बात क्या कर रहा है कि भाई, डेप्रिसिएट ऑफिस इक्विपमेंट एट 20% पर एनम। ठीक है, और मेथड के रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस साल की, जो कि है 20% की। सही। इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट की आउटस्टैंडिंग, हमारे पास रेंट जो है वो ये है, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ये है। ओके। सबसे पहले हम निकालते हैं हमारी ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन, यानी कि, बल्कि यहाँ नहीं करते हैं, हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4000 है, और ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट है 12000। ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन, ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन हमारे पास निकालनी है, फॉर्मूला है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, याद रखना। ब्रैकेट में भी हम लिख देते हैं आरबीएम। आरबीएम लिखा और रिड्यूसिंग बैलेंस में लिखा और डिमेंशन लिखा हो, एक ही बात है। सो हमारे पास इसकी थी कॉस्ट क्या थी, 12000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी, 4000 की। ठीक है। और पर एनम क्या था, परसेंटेज, 20%। ठीक है। ये बात आ गई हमारी। अब हम करते हैं हमारे फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व। फॉर्मूला क्या है कि भाई, आप करोगे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे अपनी इस साल की, जो कि है पर एनम परसेंटेज। ठीक है। आप करोगे 12000 माइनस 4000, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 20%। ये आपका बनेगा ऑलमोस्ट 1600। 2024 की परसेंटेज आपकी, जब आप लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाली तो वो बनी 1600। ठीक है। चल, एक एक करके जो हम लोग निकाल ली, कोशिश क्या करो कि जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो ना, उसको पहले ले जाओ, उसको पहले सॉल्व आउट करो। सबसे पहली एडजस्टमेंट हम लोगों ने की डेप्रिसिएशन की। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अपनी डेप्रिसिएशन लिखो। डेप्रिसिएशन कितनी थी भाई हमारी, कितनी निकाली, 1600। ठीक है। 1600 की हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाल ली हमारी। इसके बाद हम लोग को दूसरी चीज क्या मांग बोली इसने, कि भाई आपका आउटस्टैंडिंग रेंट था 500। ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट ये है 500, और जो पहले का है वो है 2000। आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आपने सर्विस ले ली है, आपने पेमेंट नहीं की, अप्रूव्ड है।
अब क्या करोगे कि 2000 के अंदर 500 को ऐड करोगे और टोटल अपना एक्सपेंस रेंट का निकाल लोगे। सही। तो यहाँ पे आपने लिखा रेंट एक्सपेंस, या रेंट भी लिख दो तो मसला नहीं है, इसकी आप यहाँ पे यहीं पे वर्किंग कर लो। 2000 प्लस 500, ये आपकी आ गई 2500 की। ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं भाई साहब कि भाई प्रीपेड आपने किया है 200 इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस है 200 का। आपने 200 ज्यादा दिए हुए जो कि अभी एडजस्ट होंगे। अब जब एडजस्ट होंगे, इट मीन्स कि भाई यहाँ पे टोटल जो दिए हुए हैं हमारे पास 1200। सही है, ये एक्चुअल दिए हुए हैं। अब एक्चुअल में से आपने प्रीपेड किए हुए हैं 1200 में से 200। इट मीन्स के 1200 में से आप 200 को माइनस करोगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपने डाला। ठीक है। अब आप करोगे क्या, 1200 माइनस 200 इज इक्वल टू 1000। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है। अब आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को आपने लिख दिया, नोट डाउन कर लिया। अब आप चेक करो कि आपके पूरे सवाल में कोई और एक्सपेंस है। सो यस, एक और एक्सपेंस आपका सवाल के अंदर है जो कि है सैलरीज। जो आप अपने एम्प्लॉयर को सैलरी दोगे वो भी एक एक्सपेंस है जो कि है 8000। सो ये भी आप लिखोगे अपने एक्सपेंस में। कितनी थी, 8000। इसके अलावा कोई एक्सपेंस, कैपिटल, ड्राइंग, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, रेवेन्यू, परचेजेस, इन्वेंट्री। सही। इसके अलावा आपके पास कोई एक्सपेंस नहीं है। सो यहाँ पे आप टोटल अपना एक्सपेंस निकालो। ये एक्सपेंस आपका टोटल बना 13,100। सही। अब 13,100 आपका टोटल एक्सपेंस निकला, जिसको आप माइनस करोगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बोलो या प्रॉफिट फॉर द ईयर बोलो, एक ही बात है। स्लैश नेट प्रॉफिट, दोनों आप लिख सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो लिख दो यार। कितना आया हमारे पास, हमारा नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट आया तकरीबन 7,800। सही। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि भाई, एक सोल ट्रेडर का क्वेश्चन सॉल्व किया, इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तक। इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई किस तरह से एडजस्टमेंट आती है, किस तरह से ट्रायल बैलेंस बनता है। ये पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस है। ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब उसके अंदर से आपने देखा कि आपने क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने देखा कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग दी हुई है, सारी चीजें दी हुई हैं और क्वेश्चन हमें बता दिया। फिर आपने देखा कि भाई इसमें एडजस्टमेंट आपको दी हुई है कि डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट जो हो रही है 20% पर एनम हो रही है, और हो रही है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पर एनम लिखा हो, पर एयर लिखा हो, या एयर लिखा हो कि भाई इस एयर में भी है, इस एयर में इतनी परसेंटेज लगेगी। जैसे हमारे पास हमारा एयर था 31 दिसंबर 2024, हमारे है 2024। तो यहाँ पे लिखा हुआ हो कि भाई 20% इन 2024। सो बात एक ही है।
यानी कि पर एनम की बात हो रही है, इस साल की बात हो रही है, इस साल की बात इस साल में ही रिकॉर्ड होगी, यानी कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बात हो रही है। सो आप ये अमाउंट निकाल के लिखोगे। आप किस तरह निकालोगे वो आपको आगे बात बताएगी कि रिड्यूसिंग बैलेंस हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है, या रिवैल्यूएशन हो रहा है। सबसे पहले कोशिश क्या करो, जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो, जब भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सो आप सबसे पहले अपनी एडजस्टमेंट वाली चीज़ों को सॉल्व कर लिया करो, ताकि बाद में फिर जब आप अपनी ट्रायल बैलेंस की तरफ आओ, अपनी इंफॉर्मेशन की तरफ आओ जो आपको दी हुई है, सो उसके अंदर सिर्फ फिर आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट रहे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, आप सीधा उठाओ और उसके अंदर लिखो। सही। आपका पहला सवाल यहाँ पे था कि भाई सोल ट्रेडर को डिफाइन करो। सोल ट्रेडर क्या होता है भाई? सोल ट्रेडर वो होता है जो कि अकेला बंदा और पूरा का पूरा बिजनेस चला रहा है, एक बात, और सारा का सारा रिस्क खुद बेयर कर रहा है। फिर साथ ही साथ वो ऑपरेट कर रहा है बिजनेस की हर एक्टिविटी को, और सारा का सारा प्रॉफिट अपने पास ही रखता है। ये होता है सोल ट्रेडर। ठीक है, ये 2 मार्क्स का था इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉलेज, ये आ गया आपके नॉलेज। इसके बाद इसने बात की कि भाई स्ट्रेट टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर। इसने बात की कि भाई आप सोल ट्रेडर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। तो आपने ये बता दिया कि भाई एडवांटेज तो ये है कि सारा का सारा प्रॉफिट उसको खुद रखना है, कोई उसका हकदार नहीं है, उसका प्रॉफिट उसकी मर्जी, को जो भी करे। फिर आपने बात की कि भाई वो कस्टमर से डायरेक्ट डील कर रहा है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर डायरेक्ट है, सर्विस जो दे रहा है खुद अकेला दे रहा है। इट मीन्स कस्टमर के हर रवैया वो खुद पर्सनली देख सकता है कि भाई कस्टमर चाह क्या रहा है, कस्टमर की डिमांड क्या है। वहीं डिसएडवांटेज में हमने देखा कि भाई जब प्रॉफिट एडवांटेज के अंदर खुद रख रहा है, तो यानी डिसएडवांटेज में लॉस भी खुद रख रहा है। ये बात आपने देखी। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ लिमिटेड कैपिटल की हमने बात की। क्या मतलब है कि भाई आपने देखा सोल ट्रेडर है, अकेला बंदा है, कितनी इन्वेस्टमेंट कर लेगा, एक लिमिट तक होता है, उसके बाद वो भी बोलेगा कि भाई और मैं नहीं डाल सकता। सो यहाँ पे आ जाती है लिमिटेड कैपिटल की बात कि भाई एक लिमिट सेट है, इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट वो बंदा कर ही नहीं सकता। इसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसके अंदर हम लोगों ने हमारे प्रैक्टिकली हम लोगों ने देख लिया कि हमारी किस तरह से जो हम लोगों ने फॉर्मेट सीखा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, वो किस तरह से हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। हम लोगों ने क्या किया कि भाई रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स जो भी आई, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ट्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन सब, यानी कि ओपनिंग के अंदर परचेजेस, कैरेज इनवर्ट्स को ऐड करके क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया, और जो अमाउंट आई उसको रेवेन्यू में से माइनस कर दिया, तो इससे हमारे पास आ गया 20,900 का ग्रॉस प्रॉफिट। जब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई एक्सपेंस क्या है। हम लोगों ने निकाली डेप्रिसिएशन। ये रहा आरबीएम का मेथड, पूरा डेप्रिसिएशन जिस तरह हम लोगों ने निकाली। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और सैलरीज, इन सबको ऐड करके टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया, तो हमारे पास 7,800 का प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट प्रॉफिट आ गया।